सुदामा पांडेय धूमिल की कविता मोचीराम। रांपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की तरह आंखें टाँकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है और हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो? वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोरकील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है,
सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है, और आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार, तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत है यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं, अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। यह पद्यांश मोचीराम कविता से लिया गया है। कविता के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, जो कि साठोत्तरी कवि माने जाते हैं और साठोत्तरी साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। और इसमें कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। कवि सामाजिक व्यवस्था पर भी व्यंग करता है। कवि कहता है कि हर आदमी को अपनी सीमा एवं अपना दायरा मालूम होना चाहिए। जैसे मोचीराम का जो काम है उसे वह बखूबी कर रहा है। कवि ने इस कविता में मोचीराम की दुख को व्यक्त किया है, साथ ही उसके मनोभावों का भी अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पहले पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। मोचीराम के हाथ में जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण है। इस उपकरण में कविता में रापी शब्द का प्रयोग किया गया। जूता सिलने का कार्य करने वाले भाई लोग इसको रापी कहते हैं। वह अपने आँखों को ऊपर उठाकर कवि की ओर थोड़ी देर तक देखता है। कौन देखता है? मोचीराम, जो कि जूतों की मरम्मत के लिए बैठा हुआ है। कवि मोचीराम की दुकान पर गया है। मोचीराम के साथ में कवि की बातचीत हो रही है और इस बातचीत के दौरान मोचीराम अपना चेहरा ऊपर करके कवि की ओर थोड़ी देर तक देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कवि में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है, कवि के चेहरे को पढ़ रहा है, कुछ खोज रहा है। मानो वह कुछ सोचकर टटोलता है, ऐसा कवि को अनुभव होता है, कवि को ऐसा महसूस हो रहा है। वह इसे स्वीकार करता है
उसके बाद वह कभी से कुछ कहने या बतलाने की मुद्रा में वह हंसते हुए बोला। मतलब वो इसे स्वीकार करता है, उसके बाद वह कवि से कुछ कहने या बतलाने की मुद्रा में वह हंसते हुए बोला, सच कहूँ बाबूजी, मेरी नज़र में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, अर्थात मेरी दृष्टि में सभी समान हैं। वह आगे कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जो भी मेरे सामने खड़ा है वह अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए खड़ा है। मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। वह सबको एक समान समझता है, अर्थात चाहे छोटा व्यक्ति अपने जूते, छोटा का मतलब है गरीब, चाहे गरीब आदमी अपने जूते की मरम्मत के पास मोचीराम के पास जाए मरम्मत के लिए, चाहे कोई अमीर आदमी जाए, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बस जूतों की मरम्मत करनी है। दूसरा पद्यांश, आइए व्याख्या देखते हैं। जो जहाँ है वह वहीं है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जिस हालत में रह रहा है उसी में वह जी रहा है, अर्थात जितना जूते का साइज है वह उतना ही है, वही उसकी सीमा है। मुझे ध्यान है, पता है और हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं एक पेशेवर जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं हूँ। वो बताता है कि जूते जिस तरह फटे होते हैं वैसे ही मैं भी फटे हाल में हूँ, अर्थात वह गरीबी में जी रहा है। यही उसकी नियति है। वह अपने दुखों को दूर करने का कोई न कोई उपाय करता है, ठीक वैसे ही जैसे फटे जूते को सीने के लिए उसमें टांके लगाए जाते हैं ताकि वह ठीक हो जाए। यह राम हथौड़ी की चोट के समान ही है। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, वह अपने फटे हुए जूते ठीक कराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मुझे किस्म किस्म के लोग दिखाई देते हैं, किस्म किस्म के लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ता है। हर एक की स्थिति अलग होती है, वे अलग अलग रूप में आदमी दिखाई देते हैं, पर सब एक समान हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं। और वैसे भी उसकी दुकान पर तो सब एक समान ही है, क्योंकि सभी तो जूतों की मरम्मत के लिए उसके पास आते हैं। तीसरा पद्यांश, इन काव्य पंक्तियों में मोचीराम कहता है कि मेरे पास तरह तरह के अलग अलग रूप के लोग आते हैं और उनके आने का एक ही उद्देश्य होता है, जूतों को ठीक कराना। मेरे पास आते हैं, वे अपने आप ही चुप रहकर अपनी औकात, वजूद और नएपन को व्यक्त करते हैं। उनके स्वरूप और बनावट में भिन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार एक जूता है, मगर अलग अलग रूप में होता है। हर आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो हम नए जूते पहनेंगे। गरीब आदमी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। कवि कहता है
कि उसकी उम्मीद ठीक ऐसी है जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग उलझ गई हो और बंधन से मुक्त होने के प्रयास में फड़फड़ा रही हो। इसी प्रकार से व्यक्ति भी अपनी सीमाओं में, अपने बंधनों में बंधा होता है और वो उनसे मुक्त होने के लिए फड़फड़ाता है। चौथा पद्यांश, इसमें मोची राम कहता है कि बाबूजी, जूते की मरम्मत पर पैसा खर्च मत करो, क्योंकि जिस जूते की वो मरम्मत कराना चाहते हैं, मरम्मत करा रहे हैं, वह जूता बहुत पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा फट गया है और पुराना हो गया है, मजबूत नहीं रहा है। वह कहते हुए वह मन में शर्मिंदा है, आवाज़ में एकलापन है। वो कहता है कि मैं भीतर से कांप रहा हूँ और मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि पता नहीं किस तरह का आदमी है, नए जूते नहीं ले पा रहे हैं। यह भी कहता है कि तुम अपनी मनुष्य जाति पर क्यों थूक रहे हो, जो जूते की हालात को नहीं देख पा रहे। कोई जगह नहीं खाली जहाँ टाँके नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि पूरे जूते पर टाँके लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि उसमें अपनी आंखें गाड़ रहा हूँ। दूसरे जूते की ऐसी हालत है कि उसमें से पैर बाहर निकलने को आता है। उसे देखकर मेरा दिल और भी दुखी है। पांचवें पद्यांश में मोचीराम कहता है कि वह पंसारी जो अपने जूते को ठीक करवा रहा है, मोचीराम की दृष्टि में नादान, नासमझ और मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है और वह समय का पाबंद है। काम का कितना नुकसान हो रहा है, टूटे फूटे और फटे जूते को ठीक कराने के लिए आ रहा है। वह उनकी जगह नया जूता नहीं लेना चाहता, वह पैसा बचाना चाहता है। वैसे उसने अपने हाथों में घड़ी पहन रखी है, मगर उसे जाना कहीं नहीं है। उसके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही है। यहाँ पर कवि एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण कर रहा है कि जो व्यर्थ ही हड़बड़ी में है, जिसको जाना कहीं नहीं है लेकिन हड़बड़ी है, और जो समय का पाबंद नहीं है, जो सैर पर निकलता है, उसके जूते अलग प्रकार के हैं। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही है। वो बताते और अभिनय से ऐसे कर रहा है जैसे कि वो बड़ा दुनिया का ज्ञानी हो, बोलता जा रहा है और वो कम पैसे दे करके मोची से अधिक काम करवाना चाहता है। वो मोची को बताता है कि इसे इधर से बांधो, उसे काटो, वहाँ पीटो और ठीक करो, और इधर से घिसो, चमकाओ, जूते को ऐसा बना दो जैसा कि जिसमें कि चेहरा दिखने लगे। मोचीराम कहता है कि वो आदमी बनिया लगता है या कोई बिसात खाने की दुकान चलाने वाला बिसाती लगता है कि जेब से रुमाल निकालता है और गर्मी होने का दिखावा करता है, अर्थात वो गर्मी को कोसता है। वो सड़क पर आते जाते लोगों को
बंदर की भांति घूरता रहता है, जैसे उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। वो काफी देर तक काम करवाता है, परंतु जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसों के नाम पर कुछ सिक्के फेंक देता है। ऊपर से वो कह रहा है कि शरीफों को लूटते हो, पैसे देने से इनकार करता है, यानी कि कार्य का उचित मूल्य नहीं देता है। कभी कहता है कि ऐसा दिखाओ कि लोग समाज में कभी कहता है कि समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जब किसी के पैसे पर चोट पड़ती है तो उसका दिल बहुत दुखी होता है, दिल रो उठता है। ये 7वां पद्यांश है। जब किसी को अपनी मेहनत का फल न मिले तो मन दुखी अवश्य होता है। जैसे मुझे जूता ठीक करने के बदले में कुछ सिक्के ही मिले। कभी कहता है कि उसके मन में कोई दबी हुई भावना कील के रूप में जूते में उभर कर सामने आ जाती है और उसके ऊपर जाने से वो मन ही मन आहत हुआ है कि लाज का मौका पाकर उभर आई और अंगुली में गड़ गई। इसका एक आशय यह भी हो सकता है कि ये जो गरीब की जो बद्दुआ है, गरीब को कष्ट देने का फल अच्छा नहीं होता है। और कभी ऐसा सोचता है या मोचीराम ऐसा सोचता है कि जरूर ये जो उसने मुझे कष्ट दिया है, मेरी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दिया है, तो इसका फल उसे अच्छा नहीं मिलेगा और कोई ना कोई कील जरूर कहीं न कहीं से उभरेगी और उसकी उंगली में चुभ जाएगी, यानी कि उसको इस गलत व्यवहार का परिणाम अवश्य मिलेगा। मोचीराम अत्यंत आहत है। कभी कहता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच कोई अंतर है। वो अंतर का कारण है वो एक छोटा आदमी छोटी हरकत करता है। जूते ठीक कराते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उस दर्द को वह दिल में छुपा लेता है। अर्थात तो मोचीराम को काम करते वक्त जो दर्द होता है वह उसको सह लेता है। 8वां पद्यांश। कभी कहता है कि जब कोई चुभती हुई बात कहता है तो मन में दुख उत्पन्न होता है। काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा सुननी पड़े तो मन में दुख होता है। मन में बच्चे की तरह झुंझलाहट और खीज होने लगती है। उस समय मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है और ये जो उसकी रांपी जो उपकरण है जिससे वो चमड़े को छीलता है, उसकी मूठ को वो कसकर पकड़ लेता है। गुस्से के कारण मन काम में ऐसे उचट जाता है और हाथ कहीं और दिल दिमाग में तालमेल खत्म हो जाता है। मानसिक थकान शारीरिक थकान से बड़ी कष्टकारक होती है। मन भी काम करने से मना करने लगता है चमड़े के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है और यह आश्चर्य की बात नहीं, सोचने की बात है। आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि सोचने की बात है। 9वां पद्यांश कवि कहता है कि किसी भी तरह से
जिंदगी को किताब के आधार पर नहीं मापा जाता। जो ऐसा करता है वह असलियत अर्थात वास्तविकता को नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि वह असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता है। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता। ये तो अनुभव का विषय है, भाषा के प्रयोग का नहीं। भाषा पर सभी का अधिकार है। वह मौके पर बोल देता है। यह कोई भी कह सकता है, तुम जो हो वही हो। पैसा एक जाति है, भाषा एक जाति है। वह सभी की है और उस पर सभी का अधिकार है। 10वां पद्यांश कवि इस विषय में कहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पेट की आग और सीने की जलन सभी को जलाती है। आग किसी को भी नहीं छोड़ती है, वह सबको जलाती है। मोचीराम जैसा आदमी पेट की आग की वजह से चुप जाते हैं, क्योंकि उनका पेशा यही है। वैसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे केवल अनुभव करते हैं। कभी कहता है कि मैं जानता हूँ कि उनमें मना करने वाली एक चिल्लाहट अवश्य है। वो सीखना चाहते हैं, वे अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, मगर समय की मांग के अनुसार चुपचाप रहना पसंद करते हैं। यही एक समझदारी है कि चुप रहा जाए। कभी कहता है कि चीख और चुप दोनों का अपना समय के अनुसार महत्व और कर्तव्य है। शक्ति दोनों में ही है। दोनों अपना समय समय पर अपना फर्ज अदा करते हैं। तो मित्रों, यह थी सुदामा पांडेय धूमिल की कविता और उसकी व्याख्या। आशा है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।